अमल ने कहा, भैया को एक बार दिखलाना होगा। ये सुनकर चारुलता पान लगाना छोड़कर आसन से बहुत तेजी से उठी और खाता छीन लेने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, उनको न सुना सकोगे। उनसे यदि मेरे लेख की बात बतलाओगे तो मैं फिर एक अक्षर भी न लिखूंगी। अमल भाभी, तुम्हारी गलती पर हो। भैया मुंह से जो कुछ भी क्यों न कहें, तुम्हारा लेख देखकर बहुत ही खुश होंगे। चारुलता होने दो, मुझे खुशी की जरूरत नहीं है। चारुलता प्रतिज्ञा करके बैठी थी कि वह लिखेगी और अमल को आश्चर्य में डाल देगी। मंदा और उसमें बहुत अधिक फर्क है, इस बात को सिद्ध किए बिना चैन न लेगी। इधर कई दिन काफी लिखकर उसने फाड़ दिया है। जो लिखने लगती है वह बहुत ही अधिक अमल की शैली से मिलता जुलता सा हो जाता है। दोनों की तुलना करने पर वह देखती है कि एक एक अंश अमल के लेखों से प्राय उद्घृत हो चले हैं। वो ही अच्छे हैं, बाकी कच्चे हैं। अमल देखकर अवश्य मन ही मन हंसेगा, ये सोचकर चारुलता ने उन लेखों को टुकड़े टुकड़े फाड़कर पोखरे में फेंक दिया ताकि उनका कोई अंश भी कभी अमल के हाथ में न पड़ जाए। पहले उसने लिखा था सावन का बादल, सोचा था भावाश्रु जल से अभिषेक बहुत ही अच्छा नया लेख लिख चुकी है। हठात होश होने पर उसने देखा कि यह चीज अमल के आषाढ़ का चांद शीर्षक लेख का इधर उधर का अंश मात्र है। अमल ने लिखा है, भाई चांद, तुम बादलों के बीच चोर की तरह छिपकर क्यों घूम रहे हो। चारुलता ने लिखा था, सखी कादम्बिनी, हठात कहां से आकर अपने नीलांचल के नीचे चांद को चुराकर भागी जा रही हो, इत्यादि। किसी तरह भी अमल के प्रभाव से बचने में असमर्थ होकर अंत में चारू ने रचना का विषय बदल दिया। चांद, बादल आदि छोड़कर उसने कालीतला नामक एक लेख लिखा। उसके गांव में छाया से अंधेरी पड़ी हुई पोखरी के किनारे काली जी का मंदिर था। उस मंदिर को लेकर अपने बचपन की कल्पना, उसके बारे में अपना विचित्र संस्मरण, उस जागृत देवी के महात्म्य के संबंध में गांव में चिर प्रचलित पुरानी कहानी, इन्हीं सब बातों को लेकर उसने एक लेख लिखा। उसका आरंभिक भाग अमल के लेख के ढांचे में काव्याडंबरपूर्ण हुआ था, किंतु कुछ आगे बढ़ने के साथ ही उसका लेख महज में ही सरल देहाती भाषा में शैली और प्रवाह से परिपूर्ण हो उठा है। इस लेख को छीनकर अमल ने पढ़ा। उससे मालूम हुआ कि आरंभ का हिस्सा बहुत सरल हुआ है, किंतु अंत तक कविता की रक्षा नहीं हो सकी है। जो हो, प्रथम रचना की दृष्टि से लेखिका का उद्यम प्रशंसनीय है। चारुलता ने कहा, आओ हम लोग एक मासिक पत्रिका निकालने का श्री गणेश करें, क्या विचार है तुम्हारा। अमल, बहुत से रौप्य चक्र न होने पर वह गज कैसे चलेगा। चारुलता, हम लोगों के इस पत्र में कोई खर्च नहीं है। पत्रालय में मुद्रित करने की जगह हाथ से लिखा जाएगा। उसमें तुम्हारे और मेरे लेखों के सिवा और किसी के लेख न रहेंगे, किसी दूसरे को पढ़ने न दिया जाएगा। केवल 2 प्रतियां ही निकलेंगी, एक तुम्हारे लिए और दूसरी मेरे लिए। कुछ दिनों पहले ये प्रस्ताव आया होता तो अमल खुशी से उमड़ उठता, अब उसका गुप्त रखने वाला उत्साह चला गया है। अब 10 पाठकों के सामने लेख न जाने से उसे संतोष नहीं मिलता था। फिर भी इस समय पहले का ठाठ रखने के लिए उसने उत्साह दिखलाया। कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। चारुलता ने कहा, किंतु प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि अपनी पत्रिका के अलावा किसी दूसरी में तुम अपने लेख प्रकाशित न करा सकोगे। अमल, ऐसा करने से तो संपादक लोग मार ही डालेंगे। चारुलता, और मेरे हाथ में मानो मारने का कोई अस्त्र ही नहीं है। बात पक्की हो गई। 2 संपादक और 2 पाठकों की बैठक बन गई। अमल ने कहा, पत्रिका का नाम रखा जाए चारुपाठ। चारुलता ने कहा, नहीं, उसका नाम रहेगा अमल। इस नवीन योजना में चारुलता जैसे डूब सी गई। वह इधर के कई दिनों के दुख को भूल गई। उनकी मासिक पत्रिका में मंदा के प्रवेश का कोई मार्ग नहीं है और बाहर के लोगों के लिए भी प्रवेश का दरवाजा बंद है। भूपति ने एक दिन आकर कहा, चारुलता, तुम एक लेखिका बन जाओगी। पहले तो ऐसी कोई भी बात नहीं मालूम हुई थी, इसका कुछ भी आभास नहीं मिला था। चारुलता ने लाल होकर कहा, मैं लेखिका? किसने तुमसे यह बात कही? कभी नहीं। भूपति प्रमाण के साथ गिरफ्तार कहकर भूपति ने सरोरों का एक अंक बाहर निकाला। चारुलता ने देखा कि जिन लेखों को वह अपनी गुप्त संपत्ति समझकर अपने हस्तलिखित मासिक पत्र में संभाल करके रखती जा रही थी, वही लेख लेखक लेखिका के नाम के साथ सरोरों में प्रकाशित हुए हैं। आश्चर्य विह्वला चारू जैसे काष्ठवत हो गई, मानो किसी ने उसके बड़े प्यार से पाले हुए पक्षी को पिंजरे का दरवाजा खोलकर उड़ा दिया हो। भूपति से पकड़े जाने की लाज को भूलकर विश्वासघाती अमल के प्रति मन ही मन वह बहुत ही रंज हो गई।
और इसको तो देख लो, कहकर विश्वबंधु पत्र निकालकर भूपति ने चारुलता के सामने रख दिया। उसमें लेखन शैली नामक एक निबंध प्रकाशित हुआ था। चारुलता ने हाथ से ठेल कर कहा, इसे पढ़कर मैं क्या करूंगी। अमल के प्रति क्रोध होने के कारण और किसी दूसरी तरफ उसका मन नहीं लग रहा था, परंतु भूपति ने जोर देकर कहा, एक बार पढ़कर देख तो लो। अंत में चारुलता ने दृष्टि दौड़ा दी। आधुनिक कुछ लेखकों की भावाडंबर से युक्त लेखन शैली को गाली देकर लेखक ने बहुत कड़ा लेख लिखा है। उसमें मनमथ दत्त और अमल की लेखन शैली की बड़ी बड़ी आलोचना की गई है और उसी के साथ नवीन लेखिका श्रीमती चारुलता की भाषा की अकृत्रिम सरलता, सहज सरसता और चित्र रचना की निपुणता की विशेष प्रशंसा की गई है। लिखा गया है कि ऐसी रचना प्रणाली का अनुसरण करके सफलता प्राप्त करने पर ही अमल कंपनी का विस्तार होगा, अन्यथा वे पूरे तौर से फेल हो जाएंगे, इसमें कुछ श्री संदेह नहीं। भूपति ने हंसकर कहा, इसे ही कहते हैं गुरुघातक विद्या। अपने लेखों को इस प्रशंसा से चारुलता खुश होकर फिर तुरंत ही पीड़ित होने लगी। उसका मन मानो किसी तरह भी खुश न होना चाहा। प्रशंसा का लोभनीय सुधा पात्र मुंह के पास तक आते ही वह उसे ठेलने लगी। वह समझ गई कि उसके लेखों को पत्रों में छपाकर अमल ने अचानक उसे विस्मित कर देने का पक्का इरादा कर लिया था। अंत में छप जाने के बाद निश्चय किया था कि किसी पत्र में प्रशंसायुक्त समालोचना निकल जाने पर दोनों को एक साथ दिखलाकर चारुलता का रोष शांत करके उत्साह प्रदान करेगा। जब प्रशंसा निकली तब अमल आग्रहपूर्वक दिखलाने के लिए नहीं आया। इस समालोचना से अमल को चोट लगी है और चारुलता को इसे दिखलाना नहीं चाहता। इस नियत से ही वह इन पत्रों को एकदम छिपा गया है। आराम के लिए एकांत में चारुलता जो बहुत छोटा सा साहित्य नींव तैयार कर रही थी, अचानक प्रशंसा विशाल वृष्टि की एक प्रकार की बड़ी शिला आकर उसे एकदम गिरा देने के लिए तैयार है। चारुलता को ये बात एकदम ही अच्छी न लगी। भूपति के जाने पर चारुलता अपने सोने के कमरे में पलंग पर चुपचाप बैठ गई। सामने सरोरो और विश्वबंधु दोनों खुले पड़े थे। हाथ में खाता लिए चारुलता को सहसा चकित कर देने के लिए अमल ने चुपचाप कमरे में प्रवेश किया। पास जाकर देखा कि विश्वबंधु में निकली समालोचना को खोलकर चारुलता निमग्न चित्त से पढ़ रही है। अमल फिर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। मुझे गाली देकर चारुलता के लेखों की प्रशंसा की गई है, इससे आंत बेहाल होने से चारुलता को अब होश नहीं है। क्षण भर उसका सारा चित्त मानो कटु स्वाद से भर गया। चारुलता एक मूर्ख की लिखी समालोचना को पढ़कर अपने को गुरु की अपेक्षा बड़ी समझने लगी है। ये निसंदिग्ध रूप से समझकर वह चारुलता पर बहुत ही रंज हुआ। चारु के लिए यही उचित होता कि वह पत्रिका की टुकड़े टुकड़े फाड़कर आग में जलाकर राख बना देती। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।